Hi everyone, I'm Dr. Sanjay Agarwal, here again with part 5 of the series of 8 lectures on the analytical and logical reasoning section of NIMSET 2023 actual exam paper. तो ऑलरेडी 4 पार्ट्स हम कर चुके हैं, उसमें बहुत सारे शॉर्टकट्स मैंने सिखाए हैं, बहुत सारी ट्रिक्स सिखाई हैं. आई हैव टॉट हाउ टू यूज योर चॉइसेस, हाउ टू बी ए स्मार्ट लर्नर एंड हाउ टू बी ए स्मार्ट कॉम्पिटिटर, वो सब सिखाया गया है. इसमें भी आई विल गिव यू मैनी shortcuts and many methods which are smart enough to get you the desired rank in NIMSET. ओके, तो शुरू करते हैं ये वाला लेक्चर. तो ये प्रॉब्लम है सिंपल इंटरेस्ट की. आई होप यू नो द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट. ऑल्दो इसे मैंने बहुत डिटेल में डिस्क्राइब करा है अपने लेक्चर पे जो सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पे है, और उसमें बहुत सारे मैंने एग्जाम्पल्स भी डाले हैं, शॉर्टकट्स भी डाले हैं. बट अभी समझने के लिए हम ये मानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट का मतलब है कि जो पैसा आपने इन्वेस्ट करा है उस पर हर साल आपको जो इंटरेस्ट मिलता है वो सेम है, एंड मोर ओवर आपको इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नहीं मिलता है. जैसे आपने 100 रुपये इन्वेस्ट करें और 5% पर एनएम का आपका इंटरेस्ट है, तो पहले साल में 100 रुपये पे आपको 5 रुपये का इंटरेस्ट मिला. दूसरे साल में भी आपको 5 ही रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो 100 रुपये पे होगा, 105 रुपये पे नहीं होगा. बट यदि 105 रुपये को कंसीडर करा जाता है इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए, तो हम उसे कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसमें क्यूमुलेट कर देते हैं, कंपाउंडिंग कर देते हैं. तो यही डिफरेंस है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का. इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का. क्वांट में ये टॉपिक इंपॉर्टेंट माना जाता है, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का, और हर एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, तो ऑब्वियसली निमसेट के लिए भी. तो बेसिक सिंपल इंटरेस्ट आपको पता चल गया होता क्या है. तो एक तो प्रिंसिपल अमाउंट होता है जो अमाउंट आपने इन्वेस्ट करा. रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है कि किस रेट पे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है. सिंपल इंटरेस्ट मतलब कितना एक्चुअली आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, कितने पीरियड के लिए आपने इन्वेस्टमेंट करी थी, वो सारी चीजें हम यहाँ पे देखना चाहते हैं. हरी इन्वेस्टेड एन अमाउंट एट ए सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट और फाइंड द टोटल इंटरेस्ट. ओके, he invested an amount at a certain rate of interest on simple interest and he got 60% more amount after 8 years. तो जो पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट है, जो पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट है इस केस में टाइम, दैट इज 8 years. ओके, और सिंपल इंटरेस्ट इसे 60 मिल रहा है. तो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि हमारा प्रिंसिपल जो अमाउंट था, मतलब जो इन्वेस्टमेंट थी, दैट वाज 100 रुपीज. तो जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है दैट कम्स आउट टू बी 60 रुपीज. तो अब इसके बेसिस पे हम अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट बड़े आराम से निकाल सकते हैं. सिंपल इंटरेस्ट होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100. सो इसका मतलब योर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल अमाउंट इंटू टाइम. सो दैट्स अ वेरी ऑर्डिनरी कैलकुलेशन. योर सिंपल इंटरेस्ट इज हियर 60 इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इज 100 एंड टाइम इज 8. 100 से 100 आपने कैंसिल कर दिया, 8 7 56, 8 5 40, सो इट इज 7.5%. तो जो आपका सिंपल इंटरेस्ट का रेट ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज 7.5%. तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास आ गया, और इसी फॉर्मूले से, तो अब इसी को हमने यूज कर लिया. अब हमें एक पर्टिकुलर अमाउंट गिवन है. अब बहुत इजी हो गई ये प्रॉब्लम. अब आपको वो अमाउंट वो दे रहा है कि उसने 9,600 रुपीज इन्वेस्ट करा at the same rate of interest, but now the period has been reduced to 4 years. तो इसका मतलब इस वाले फॉर्मूले को हम यूज करेंगे. अब हमारा प्रिंसिपल है 9600, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें मिली गया है 7.5, टाइम हमें पता है 4 साल का है, और नीचे आपने 100 से डिवाइड कर दिया. सो दैट इज हाउ यू कैन मेक दिस कैलकुलेशंस. ओके, एंड व्हेन यू सिंप्लीफाई इट, it's so easy, you can easily simplify it. It comes out to be 2880, which is nothing but choice C. So this problem can easily be answered in say I'll simply say within 10 to 20 seconds. It should not take more than that, and you should be quite comfortable with it. But मैं आपको एक लॉजिकल मेथड और इसमें सिखाता हूँ जो स्टाइल है सैनमैक्स का यूनिक, कि ये तो है ट्रेडिशनल मेथड है, हर कोई इस तरीके से करता है, बट हम देखते हैं क्या कोई और मेथड है जिसमें हम किसी और तरीके से इसे कर सकते हैं इन ए बेटर वे. इस मेथड में भी कोई बुराई नहीं है, बट ओके, यू वांट टू बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, स्मार्टनेस आप में ज्यादा होनी चाहिए. अब ये हमें ये बताया गया है कि जो रेट ऑफ ग्रोथ है 60% है. इसका मतलब 8 साल के बाद मेरे को जितनी भी मैंने मनी इन्वेस्ट करी थी उससे 60% ज़्यादा मनी मुझे मिलेगी. तो इन वे मैं ये कह सकता हूँ कि जो ग्रोथ है, मेरा रेट ऑफ ग्रोथ जो हुआ
rate of growth is 60%. So I'll just erase it. Rate of growth. So rate of growth, और यही आपकी स्पीड होनी चाहिए. देखिए मैं एफ की जगह जी इसलिए लिख लिया क्योंकि नेक्स्ट वर्ड ग्रोथ था. तो बड़ा ऐसे आपका दिमाग भी उसी तरीके से काम करना चाहिए कि वो लगातार सोचता रहे, ये नहीं कि हाथ लिख रहे हैं उसके साथ साथ दिमाग चले. ओके, रेट ऑफ ग्रोथ आपका 60% हुआ. 60% मीन 60/100. 60/100 का मतलब क्या हो गया? 2 3 6 2 5 10. इट मीन्स मैं लॉजिकली क्या सोच सकता हूं कि यदि प्रिंसिपल अमाउंट मेरा 5 रुपीज था तो मुझे सिंपल इंटरेस्ट उस पर कितना मिला? 3 रुपीज का. किस पीरियड में? 8 साल के अंदर. तो 8 साल के अंदर मेरा रेट ऑफ ग्रोथ ये था. इट मीन्स प्रिंसिपल इज टू सिंपल इंटरेस्ट का जो रेशियो है मेरा, दैट रेशियो इज 5:3 ओवर ए पीरियड ऑफ 8 ईयर्स. ये मेरा रेशियो आ गया ओवर ए पीरियड ऑफ 8 ईयर्स. तो ऑब्वियस प्रिंसिपल. अब इसका बेनिफिट क्या इन अप्रोचेस का कि यदि क्वेश्चन को किसी और फॉर्मेट में पूछ लिया जाए या वो कुछ यही पूछ ले कि प्रिंसिपल एंड सिंपल इंटरेस्ट का क्या रेशियो है, देन यू नो हाउ टू डू दिस. सो दैट्स व्हाई इट इज यूजफुल कि आप अलग अलग तरीके से भी चीजों को सीखें, स्पेशली जो कॉमन सेंस नॉलेज पे बेस्ड है, कॉमन सेंस लॉजिक पे बेस्ड है. तो प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट का आपका रेशियो आ गया 5:3. अब उसने अमाउंट मुझे दिया है 9,600. अब प्रिंसिपल है आपका 5 यूनिट्स. तो 5 यूनिट्स अब 9,600 पे भी यदि मैं 8 साल के लिए इन्वेस्ट करता, एग्जामिनर कह रहा है उसने 4 साल के लिए इन्वेस्ट करा, बट थोड़ी देर के लिए मैं एज्यूम कर लेता हूं 9,600 भी 8 साल के लिए इन्वेस्ट हुआ. और यदि वो 8 साल के लिए इन्वेस्ट हुआ है तो अभी भी प्रिंसिपल एंड सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो 5:3 रहेगा. इसका मतलब 8 साल की अजम्पशन के साथ 5 यूनिट्स बराबर हैं 9,600 के. तो 1 यूनिट ऑफ प्रिंसिपल, 1 यूनिट ऑफ प्रिंसिपल इज इक्वल टू 9,600 अपॉन 5. और आप इसे यदि सिंप्लीफाई कर लेते हैं 9,605, बट एज आई सेड इट इज ओवर ए पीरियड ऑफ 8 ईयर्स. तो आपने इसे डिवाइड करा तो दैट कम्स आउट टू बी 1920. ठीक है ना? 5 एकम 5, 9 पंजे 45, 5 दूनी 10 और 0 आ जाएगा 1920. तो 1 यूनिट ऑफ प्रॉफिट, 1 यूनिट ऑफ प्रिंसिपल कम्स आउट टू बी 1920. सो 1 यूनिट ऑफ प्रिंसिपल कह लो, अब ये 1 यूनिट ऑफ प्रिंसिपल कह लो या 1 यूनिट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट कह लो, क्योंकि टोटल पार्ट्स 8 में डिवाइड हुआ ना, और हर पार्ट की वैल्यू सेम है. ये अलग है कि प्रिंसिपल 5 पार्ट है, सिंपल इंटरेस्ट 3 पार्ट है, बट हर पार्ट की वैल्यू तो सेम है ना, और वो वैल्यू है 1920. तो इसका मतलब 3 यूनिट्स ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, 3 यूनिट्स ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 1920 इंटू 3. 3 यूनिट्स ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इज 1920 इंटू 3, और जब 1920 को आप 3 से करते हैं दैट कम्स आउट टू बी 5760. ओके, दिस वी आर अज्यूमिंग ओवर ए पीरियड ऑफ 8 ईयर्स, क्योंकि 8 ईयर्स पे रेशियो 5:3 था. एक मेथड आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है जो ट्रेडिशनल मेथड था. एक नया मेथड दिया जा रहा है जिससे कि और तरह की प्रॉब्लम्स आप इसमें कर सकें. बट अब हमने ये करा था, जो 3 यूनिट्स ऑफ सिंपल इंटरेस्ट है 5760 हुआ, मतलब 5760 सिंपल इंटरेस्ट होता यदि मैंने 8 साल के लिए इन्वेस्ट करा होता. बट मैंने इन्वेस्ट करा है 4 साल के लिए, तो 4 साल का मतलब है मेरे को इसे डिवाइड करना चाहिए 2 से. 8 साल का ये, तो 2 साल का कितना हो जाएगा? तो ऑब्वियसली सेम आंसर आ जाएगा 2880. ओके, सो दैट इज अनदर टाइप ऑफ मेथड. मैं एक बार रिपीट कर देता हूं. रेट ऑफ ग्रोथ 60% है, मीन 60 अपॉन 100, दैट इज 3/5. तो इसका मतलब यदि प्रिंसिपल अमाउंट 5 रुपए है तो 3 रुपए का सिंपल इंटरेस्ट इसे मिला, बट ओवर ए पीरियड ऑफ 8 ईयर्स. जबकि मेरा जो क्वेश्चन है फाइनली जो मुझसे पूछना चाहते हैं वो ओवर ए पीरियड ऑफ 4 ईयर्स पूछना चाहते हैं. बट थोड़ी देर के लिए मैं इसे 8 ईयर से एज्यूम करके चलूंगा. तो इसका मतलब जो भी प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट था वो टोटल 8 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, जिसमें 5 पार्ट प्रिंसिपल के, 3 पार्ट सिंपल इंटरेस्ट के. और प्रिंसिपल मुझे गिवन है 9600. इसका मतलब ये जो 5 पार्ट्स हैं दैट इज, इसकी वैल्यू इज 9600. ऑल्दो हर पार्ट की, हर यूनिट की वैल्यू सेम होगी. रेशो में ऐसे ही तो करते हैं. यदि हमने किसी प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करा रेशो A:B में, इट मीन एक आदमी को मिले A पार्ट्स, दूसरे को मिले B पार्ट्स, बट हर पार्ट की कीमत तो सेम है. टोटल पार्ट्स ऑब्वियसली सम अप होकर अलग अलग चीजें देंगे, बट हर पार्ट की कीमत एक है, वैल्यू सेम है. तो 1 यूनिट ऑफ प्रिंसिपल आ गया आपका, प्रिंसिपल या सिंपल इंटरेस्ट, मतलब 1 यूनिट ऑफ दिस इज इक्वल टू 1920 ओवर ए पीरियड ऑफ 8 ईयर्स. बट सिंपल इंटरेस्ट इज 3 यूनिट्स, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया
So it comes out to be 5760, but over a period of 8 years. But they want us to calculate it over 4 years. तो obviously simple interest को 2 से divide करना पड़ेगा, which comes out to be 2880. ठीक है? So that was the first problem of this particular part. इससे पहले 4 पार्ट्स हो चुके हैं और जैसे उन 4 पार्ट्स में बताया गया, जो भी बोर्ड पे मैंने लिखा है, यदि आप साथ साथ कॉपी नहीं भी कर रहे हैं तो आप इस लेक्चर स्क्रिप्ट के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं. जो डिस्क्रिप्शन है वीडियो की, उसके नीचे एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे आप अपनी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं. ओके और यदि आपने सब्सक्राइब कर रखा है चैनल तो ऑटोमेटिकली आपको चीज़ें इंटीमेट हो ही जाएंगी, और आप सब्सक्राइब करना चाहें तब भी हो जाएंगी, और अदरवाइज आप अपने आप सर्च करना चाहें यूट्यूब पे तब उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं. बट अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज दैट यू शुड बी बेनिफिटेड बाय ऑल दीज थिंग्स, और आपके चांसेस बढ़ने चाहिए आपके सिलेक्शन के, ना केवल सिलेक्शन के बट अच्छे एनआईटी में सिलेक्शन के. ओके अब आ जाते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, दैट इज 22nd प्रॉब्लम. 22nd प्रॉब्लम इज एन ईजियर वन. इन द हाफ ईयरली एग्जाम ओनली 60% of the students are passed. Okay, out of these passed in half yearly, only 70% students are passed in annual exams. Out of remaining students who fail in half yearly exam, 80% passed in annual exams. What percent of the students pass the annual exam? तो कई बार होता क्या है कि स्टूडेंट इसे पढ़ने में गड़बड़ा जाता है. जैसे मैंने पहले के लेक्चर्स में भी बोला कि आप लैंग्वेज से नहीं घबराएंगे बिल्कुल भी, ये सारे कॉम्प्लेक्सेस लाइफ के आपको खत्म करने हैं. जो भी लर्निंग स्टेज होती है, लर्निंग स्टेज खाली इसलिए नहीं होती कि आप मैथ सीखें, आप लॉजिक सीखें, आप लाइफ को जीना भी सीखें. तो जरूरी नहीं है कि इंग्लिश में है तो आप डरें. आप ठीक है, आप हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, बट अल्टीमेटली जब आप ग्लोबल एरिना में जाएंगे, जब आप कॉर्पोरेट्स में जाएंगे, इंडस्ट्रीज में जाएंगे, तो कॉम्प्लेक्स आपके साथ कैरी नहीं होना चाहिए कि आप इस लैंग्वेज को नहीं यूज़ कर सकते हैं, और वो कॉम्प्लेक्स होता भी नहीं है इनफैक्ट. बट ऑब्वियसली जितना ज़्यादा तरह की लैंग्वेजेस या जितने ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स आपको आते हैं, उतनी आपकी वैल्यू ज़्यादा मानी जाती है, लोग ज़्यादा इंप्रेस होते हैं. दैट इज़ वन ऑफ द क्राइटेरियाज जो डिसाइसिव होता है हमारी पर्सनैलिटीज़ के लिए. तो इसलिए इंग्लिश में भी सीखिए, हिंदी में भी सीखिए, इसीलिए मैं दोनों तरह की लैंग्वेजेस यूज़ करता हूँ. ओके तो कोई भी किसी तरीके का कॉम्प्लेक्स कैरी नहीं करना है लाइफ में. आपकी हिंदी अच्छी है, नो प्रॉब्लम्स, आप इंग्लिश को भी इंप्रूव कीजिए बिकॉज दैट इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज. और हिंदी भी मैं जरूर चाहता हूँ कि आप सीखें, दैट इज़ योर मातृभाषा. जिनकी मातृभाषा, जिनकी नहीं भी मातृभाषा है तो हिंदी में इंडिया में यूज़ होती है डोमिनेंटली. ओके मेजॉरिटी द पीपल, इतनी बड़ी हिंदी बेल्ट में भी यूज़ होती है और नॉन हिंदी बेल्ट में भी काफ़ी लोग यूज़ करते हैं इसे. ओके एंड मोर ओवर, जैसे मैंने एक लेक्चर में शायद बताया था कि जब आप एनआईटी में पढ़ने जाएंगे, त्रिची, सूरतकल, वारंगल, इलाहाबाद तो हिंदी स्पीकिंग बेल्ट में है, कुरुक्षेत्र भी हिंदी स्पीकिंग बेल्ट में आ जाती है. ओके बट यदि आप त्रिची, वारंगल, सूरतकल जाते हैं तो ऑब्वियसली जो टीचिंग होगी दैट विल आल्सो बी इन इंग्लिश. सो डोंट बी अफ्रेड ऑफ इंग्लिश, डोंट बी स्केयर्ड ऑफ दिस, यू कैन ऑलवेज मैनेज थिंग्स, यू नो. So in the half yearly exam only 60% of the students were passed. तो सिंपल वे में हम टोटल स्टूडेंट्स को 100 ही मान लेते हैं. पहले हम मान लेते हैं कि हमारे पास स्टूडेंट 100 थे. अब 60% स्टूडेंट पास हुए, अब 40% फेल हो गए. तो 60% पास हुए, कितने हो गए? 60 हो गए, बहुत इजी. 40% फेल हो गए, दैट इज कितने? 40, क्योंकि 100 का क्राइटेरिया लिया. Out of these passed in half yearly, only 70% students are passed in annual exam. अब इसमें से फिर 70% स्टूडेंट्स पास हो गए. 7×42 ये पास हुए. तो फेल कितने हो गए? 42 और 8 50, 18, ये फेल हो गए. तो 42 स्टूडेंट पास हुए. ओके अब वो कह रहा है out of remaining students he fail in half yearly examination, 80% passed in annual examination. तो हाफ ईयरली एग्जाम में 60% स्टूडेंट पास हुए जो हाफ ईयरली हुए थे. एनुअल एग्जाम में 70% स्टूडेंट्स आर पास्ड इन एनुअल एग्जामिनेशंस. ओके लेट मी या 70%, तो 42 स्टूडेंट्स एनुअल एग्जाम पास हुए. आउट ऑफ द रिमेनिंग स्टूडेंट हु फेल्ड इन हाफ ईयरली एग्जामिनेशन, 80% पास्ड इन एनुअल एग्जामिनेशन. तो अब ये 40% में 40 फेल हुए, बट इसमें से 80% पास हो गए. एंड व्हाट इज 80%? 832 ये भी पास हो गए. ओके तो अब टोटल कितने पास हुए? 32 ये पास हुए और 42 ये पास हुए. अब वो कह रहा है व्हाट परसेंट ऑफ द स्टूडेंट पास्ड इन द एनुअल एग्जामिनेशन, और 32 और 42 आपके कितने हो गए? 4 और 3 7, दैट इज 74. 74 हो गया. वो यही पूछ रहा था कि कितने परसेंट स्टूडेंट पास हुए. 100 में से यदि 74 पास हुए तो ऑब्वियसली आंसर क्या होगा? 74%.
तो खाली डाटा को, खाली इस सिचुएशन को आपने टेबुलेट करना था इन ए प्रॉपर वे. बट आई रियली सजेस्ट, आई जेन्युइनली सजेस्ट दैट इट शुड नॉट टेक मोर देन 10 to 20 सेकेंड्स. आपको समझाते हैं इसलिए टाइम ज़्यादा लग जाता है क्योंकि सारी तरीके से डायग्राम बनानी पड़ती है. बट एग्जाम में हम डायग्राम थोड़ी ना बताएंगे, हम सीधा करेंगे 100 में से 60 आए पास. अब वो कह रहा हूँ उन पास में से कितने परसेंट हुए, 70, 7 6 42, 42 वहाँ हो गए. फेल हुए थे 40, 40 में से वो कह रहा है 80%, 8 चौक 32, 32 और 42 सीधा हम 74 लिख देंगे एग्जाम में. ये डायग्राम थोड़ा बनाएंगे एग्जाम के अंदर. सीबीटी पेपर्स है, लाइक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, पेपर्स भी इतने ज़्यादा हमें नहीं मिलते हैं, तो इतना ज़्यादा हम, वैसे भी हम पे टाइम नहीं होता है अफोर्ड करने का इतना ज़्यादा एग्जामिनेशन में. ओके, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं. सो दैट वाज प्रॉब्लम 22. देन कम्स 23, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स की प्रॉब्लम है. कुछ लोग इसे कोडिंग डिकोडिंग भी कहते हैं, बट बेसिकली मैथमेटिकल ऑपरेटर्स की प्रॉब्लम है. तो अभी तक आपने देखा होगा 5th पार्ट चल रहा है ये एनालिटिकल एंड लॉजिकल में, तो ऑलमोस्ट हर टॉपिक टच हो रहा है, चाहे वो डायरेक्शन टेस्ट हो, चाहे वो ब्लड रिलेशनशिप हो, चाहे वो एनालिटिकल रीजनिंग हो, कोडिंग डिकोडिंग हो, लाइक एवरीथिंग दे आर टचिंग. सो यू शुड बी थॉरो विद ऑल दीज टाइप ऑफ थिंग्स. एंड ऑब्वियसली लाइक ये जो लेक्चर्स हैं ये आपको उसमें हेल्प करेंगे एक नई अप्रोच अडॉप्ट करने में. ओके, अब ये कोडिंग डिकोडिंग या ऑपरेटर्स में हम देख लेते हैं. 20 - 10 मीन्स दिस. तो हम ऐसे यहीं पे लिख लेते हैं. एक तो सिंबल यूज हो रहा है और उस सिंबल का मीनिंग क्या है ये हम यहीं पे साथ साथ टेबल बना लेते हैं जिससे हमें इजी रहे. सिंबल सबसे पहले माइनस है, बट 20 × 10 = 200. इसका मतलब ये सिंबल स्टैंड्स फॉर क्रॉस. उसने कहा 20 - 10 = 200, बट वी ऑल नो इट कैनॉट बी द सब्ट्रैक्शन. जब भी 20 and 10 हो और 200 चाहिए, इट हैज टू बी मल्टीप्लिकेशन. सो सब्ट्रैक्शन, माइनस साइन स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन. 8 / 4 मीन्स 12. तो इसका मतलब जो डिवीजन का सिंबल है, द डिवीजन स्टैंड्स फॉर प्लस. 8 + 4 = 12. 6 × 2 = 4. इसका मतलब जो क्रॉस है दैट स्टैंड्स फॉर माइनस. मल्टीप्लिकेशन स्टैंड्स फॉर माइनस. एंड 12 + 3 = 4. इसका मतलब प्लस स्टैंड्स फॉर डिवीजन. सॉरी, तो प्लस स्टैंड्स फॉर डिवीजन. डिवीजन तो ऑलरेडी मैं ऊपर लिख ही चुका हूं, तो यहां पे आएगा प्लस स्टैंड्स फॉर डिवीजन. तो प्लस स्टैंड्स फॉर डिवीजन. तो ये मीनिंग आपका आ गया. कई बार क्या होता है, और निम्न से 2023 में ये लास्ट वाली कंडीशन यदि नहीं गिवन है, तब ये प्रॉब्लम अपने आप में इनकम्प्लीट हो जाती है. बच्चे ये नहीं सोच सकते कि यदि डिवीजन के लिए एडिशन मीनिंग है तो एडिशन के लिए डिवीजन होगी. जब तक गिवन ना हो प्रॉब्लम में, यू कैन नॉट मेक दोज अजम्पशंस. और लॉजिक में अजम्पशंस बनती भी नहीं है, ठीक है ना. कभी भी वाइस वर्सा नहीं होता कि यदि ए बी है तो बी ए होगा ही होगा. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. तो यदि ये कंडीशन नहीं दी हुई होती 12 + 3 = 4, देन योर आंसर शुड हैव बीन नन ऑफ दिस. क्योंकि उस केस में प्रॉब्लम आपकी इनकम्प्लीट हो जाती है, आप पे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं थी. तो इसलिए एक चॉइस नन ऑफ दिस भी थी, आप नन ऑफ दिस को ऑप्ट करते. बट यहाँ हमने एज्यूम कर रखा है कि 12 + 3 = 4, इट मीन्स प्लस स्टैंड्स फॉर डिवीजन. ओके, अब ये हमें गिवन है. एग्जाम में भी आप इसी तरीके से कर सकते हैं. हम यहीं पे देखना शुरू कर देते हैं. तो हम डायरेक्टली इसको लिखना शुरू करते हैं कि ये बनेगा क्या. 100 पहला सब्ट्रैक्शन है तो क्रॉस हो गया 10, और क्रॉस का मतलब है -1000, और डिवीजन का मतलब है +1000, और प्लस का मतलब है डिवीजन 100, और क्रॉस का मतलब है -10. आप डायरेक्टली सब कुछ लिख लीजिए. तो आपने इन मैथमेटिकल ऑपरेटर्स को चेंज कर लिया. माइनस जहाँ था उसकी जगह मल्टीप्लिकेशन लिख दिया, फिर मल्टीप्लिकेशन था उसकी जगह आपने माइनस लिख दिया, फिर डिवीजन था डिवीजन की जगह आपने एडिशन लिख दिया, और फिर एडिशन था एडिशन की जगह आपने डिवीजन लिख दिया, और फिर मल्टीप्लिकेशन था मल्टीप्लिकेशन की जगह आपने सब्ट्रैक्शन लिख दिया. सो नाउ दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन टू बी इवैल्यूएटेड. और इसमें हर तरह का मैथमेटिकल ऑपरेटर यूज हो रहा है, लाइक मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन है. तो आपको पता होना चाहिए प्रेसिडेंस का रूल क्या होगा, कि पहले कौन सा ऑपरेशन लगेगा, पहले एडिशन, पहले सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन. तो आप सब लोगों ने पढ़ रखा होगा, और नहीं जिन्हें पता है वो आप देख लीजिए. देयर इज अ रूल नोन एज बॉडमास रूल. हमेशा जब मैथमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं तो बॉडमास रूल यूज करा जाता है. यू नीड टू यूज द बॉडमास रूल. ये आपको बताता है आपके ऑर्डर्स की प्रेफरेंस. Although I expect that each one of you know this, but just for the sake of revision, मैं इन्हें दोबारा से लिख रहा हूं कि ये होता क्या है. B for bracket, okay, मतलब parenthesis. O for order, और order means exponent. Exponent का मतलब like जैसे x raised to n, root of x, x raised to 1/n, these type of things. Okay, ये exponent है. तो सबसे पहले
ब्रैकेट लिया जाता है, ब्रैकेट मतलब पैरेंथेसिस, जो भी चीज़ ब्रैकेट में है उसे सबसे पहले इवैल्यूएट करना है, उसके बाद जो एक्सपोनेंट के एक्सप्रेशन है उसे करना है, और फिर उसके बाद तो ऑब्वियस है ही, ये डिवीजन हो गया, दिस इज डिवीजन, ये मल्टीप्लीकेशन, ये एडिशन, और ये सब, ये प्योर मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। तो ये ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस होती है बॉडमैस रूल में, इसे आप यहाँ पे अप्लाई कीजिए। ना मेरे पास यहाँ पे ब्रैकेट है, ना मेरे पास यहाँ एक्सपोनेंट है, मेरे पास है खाली डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले डिवीजन अडॉप्ट करिए, सबसे पहले डिवीजन अडॉप्ट करिए, 1000 डिवाइडेड बाई दिस, दैट कम्स आउट टू बी 10। ओके, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में इतना कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब यहाँ पे आप देख लीजिए आपको क्या क्या मिल रहा है, व्हाट ऑल यू आर गेटिंग, एंड देन यू कैन वेरी इजीली आंसर दिस प्रॉब्लम। तो यहाँ पे आप देखिए ये मल्टीप्लाई हुआ आपका 1000, यहाँ से आपका आ गया -1000, यहाँ से आपका आ गया +10, और आखिर में आपका आ गया -10। सारी चीज़ें कैंसिल आउट हो गई, आंसर आ गया आपका 0। इट्स अ वेरी गुड एग्जाम्पल, मिस्टेक नहीं करनी चाहिए। आइडियल टाइम फॉर दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम इज हार्डली 10 सेकेंड्स। बॉडमैस रूल आप यूज करेंगे एंड यू नो अबाउट दिस। काफ़ी लोगों को कंफ्यूजन होता है इस ओ लेटर में, तो वो मैंने यहाँ एक्सप्लेन कर दिया। ओ मीन्स एक्सपोनेंट, B means brackets. Let us do the next example. Oh, it's a very easy problem. Like ऐसी problem से दी हमें 40 की 40 आ जाए, so you know you won't take more than 10 minutes to do all these 40 problems. But ऐसी आएंगी नहीं, तो उन ख्वाबों में, इन सपनों में हमें रहना नहीं है। बट यदि ऐसी एक भी प्रॉब्लम आ जाती है, इट मीन्स दे आर गिविंग अस एन अपॉर्चुनिटी टू सेव टाइम। ओके, तो उसे इंजॉय करते हैं। Study the diagram and answer the questions as follows. Girls हैं, coach है, players हैं. How many players are there who are girls but not a coach? It means आप girls तो चाहते हैं but आप coach नहीं चाहते, तो coach के सर्कल को आपको छोड़ना पड़ेगा। ओके, हाउ मेनी प्लेयर्स, तो कोच का सर्कल छोड़ा तो 15 और 10 चाहिए आपको, और कह रहा है उसमें से प्लेयर क्या क्या चीजें चाहिए, प्लेयर्स चाहिए, गर्ल्स चाहिए, बट नॉट ए कोच। 3 रिक्वायरमेंट्स हैं। नॉट ए कोच means this is not needed, this is not needed, तो ये पोर्शन तो खत्म ही हो गया, this is not needed। जबकि इतना समझने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इसे कर सकते हैं, लाइक इट्स सच एन इजी प्रॉब्लम। तो नॉट ए कोच, आपको ये नहीं चाहिए, आपको खाली प्लेयर भी नहीं चाहिए, आपको खाली गर्ल भी नहीं चाहिए, आपको वो प्लेयर्स चाहिए जो गर्ल हैं, तो व्हाट दैट कम्स आउट टू बी 16। सो आंसर इज ऑब्वियसली 16। बहुत इजी प्रॉब्लम, हार्डली 1 और 2 सेकंड्स। वेन डायग्राम की प्रॉब्लम है, बट ऐसी प्रॉब्लम्स भी आती हैं, और यदि हम फॉर्चुनेट हों और ऐसी ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाए तो बहुत एडवांटेज है हमें। बट फिर आपको एक बात और सोचनी चाहिए, ये कॉम्पिटिशन है, यदि ये आपके लिए ईजी है और हर और के लिए ईजी है, तो इन वे आपको कुछ हेल्प नहीं करता। तो इसलिए हम अपने स्टूडेंट्स को ये टीच करते हैं कि आप उन टॉपिक्स में एक्सपर्टीज कीजिए जो औरों के वीक टॉपिक्स हैं, लाइक मैथमेटिक्स में परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, वेक्टर्स, और टॉपिक्स जो है अलजेब्रा के। ओके, तो आप उन टॉपिक्स में एक्सपर्ट कीजिए जो औरों का वीक है, जिससे कि आप कंपटीशन में ऊपर रह सकें। आप यदि इजी टॉपिक में परफेक्शन लाते हैं और उस इजी टॉपिक में और लोग भी परफेक्ट हैं, तो आपको कहाँ एडवांटेज मिला। यदि इस तरह की प्रॉब्लम सबको आती है, तो ये प्रॉब्लम एग्जाम में हो या ना हो, उससे फर्क ही क्या पड़ रहा है आपकी रैंकिंग में। आपकी रैंकिंग हमेशा उन क्वेश्चन से बनेगी जो आप तो सॉल्व कर पाए बट और लोग ना कर पाए। तो बी वेरी वेरी स्मार्ट। ओके, क्रैमिंग कीजिए बट टिल ए स्टेज। क्रैमिंग के साथ साथ सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे टीचर्स खाली क्रैमिंग पे डिपेंड करते हैं, जो सैनमेक्स की अप्रोच नहीं है। वी बिलीव इन टीचिंग। टेस्ट हम बहुत सारे कराते हैं, प्रैक्टिस हम बहुत सारे कराते हैं, बट साथ साथ हम शॉर्टकट्स बहुत सारे कराते हैं, और हम स्टूडेंट्स को प्रमोट करते हैं कि उन शॉर्टकट्स को आप यूज कीजिए। और कहीं खाली रेगुलर कोर्सेज में नहीं, क्रैश में भी और टेस्ट सीरीज कोर्सेज में भी। जबकि टेस्ट सीरीज में तो कहीं कोई आपको लाइव कोचिंग नहीं देता, बट सैनमेक्स इज द फर्स्ट इंस्टीट्यूट, और फर्स्ट ही था जिसने इंडिया में एमसी एंट्रेंस शुरू करा था 1994 में करौल बाग से। तो टेस्ट सीरीज में भी सैनमेक्स इज द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन जो आपको टेस्ट के साथ लाइव लेक्चर्स भी देता है, टिप्स एंड ट्रिक्स में, एंड मेजॉरिटी एंड दोज लेक्चर्स आर बीइंग कंडक्टेड बाय मी। 30 साल पहले मैंने शुरू करा था, बट अभी भी इट्स माय पैशन टू टीच, और मुझे बहुत खुशी होती है जब मेरे स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं और जब वो एक्साइटेड फील करते हैं। होता ही है ना, आप सीखना चाहते हैं, आप में से ज़्यादातर सीखना चाहते हैं, आपको ऐसे टीचर्स चाहिए जो आपको एक्साइट करा सकें, जो आपको मोटिवेट कर सकें, एंड दैट इज व्हाट इज नीडेड फॉर कॉम्पिटिशन्स एंड फॉर योर लाइफ ऑल्सो। चलिए नेक्स्ट करते हैं, इसमें थोड़ा बहुत और एनालाइज कर लेते हैं, जबकि इस प्रॉब्लम के लिए जरूरी नहीं है, बट कभी भी एग्जाम में यदि आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि हम क्या क्या चीज़ें और इस टेबल से पढ़ सकते हैं। जैसे ये जो पोर्शन है ओनली गर्ल्स, 15 जो है ओनली गर्ल्स, यदि वो पूछता है ओनली गर्ल्स कितनी होंगी, इस तरह ओनली कोच 12, ओनली कोच 12 होंगी, और ओनली प्लेयर्स
ओनली प्लेयर्स 18 होंगे। ठीक है ना। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें अभी इस टेबल को पढ़ सकते हैं। तो ये नहीं है, अभी जो लर्निंग की स्टेज है, तो आप इन चीज़ों को और पढ़िए जिससे आपको पता रहे यदि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बदल जाता है तो आपको अप्रोच पता रहे कि क्या करना है। ये ओनली हो गया और सेट थ्योरी टाइप की अप्रोच है, आपको पता ही होना चाहिए। ये वाला पोर्शन जो तीनों है, गर्ल्स हैं, प्लेयर्स हैं, कोच है, ये खाली गर्ल्स, ये वाला पोर्शन 12 का खाली कोच, और ये वाला पोर्शन खाली प्लेयर्स का। ओके, ये वाला पोर्शन जो आपका है दैट इज प्लेयर्स एंड गर्ल्स, तो उसमें 16 में आप 13 ऐड करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये ओनली प्लेयर्स एंड गर्ल्स, ये वाला ओनली प्लेयर्स हु आर गर्ल्स, वही हमारा क्वेश्चन था। तो इसी तरह से आप इसे और भी एनालाइज कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्ट। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। टाइम एंड वर्क, क्वांट का टॉपिक है। टाइम एंड वर्क होता है, डिस्टेंस होता है, मिक्सचर एंड एलिगेशन होता है, स्पीड एंड डिस्टेंस होता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन होता है। सारे टॉपिक्स क्वांट के होते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि निमसेट के 40 क्वेश्चन में कोशिश करते हैं कि 40 कॉन्सेप्ट नहीं तो 30 कॉन्सेप्ट तो अलग अलग आपसे पूछ ही लें। तो यू शुड बी स्मार्ट इनफ, ओके, यू शुड बी प्रिपेयर्ड इनफ। और मैथमेटिक्स में मैं आपको बता दूं प्रीडोमिनेंटली एल्जेब्रा से क्वेश्चंस आते हैं, तो एल्जेब्रा अपना स्ट्रांग रखिए। मेरे उन लेक्चर्स में भी आप देखिएगा, मैं आपको काफ़ी शॉर्टकट्स दूंगा, क्योंकि जरूरी है कि क्वेश्चन देखते ही आंसर समझ में आ रहा हो हमें, और एक फ्लो होना चाहिए। जैसे हम माइंड मैप यूज़ करते हैं कि आपका एक फ्लो होना चाहिए, आप कितनी चीज़ें याद कर लेंगे, और याद करने से ज़्यादा कितनी चीज़ें एग्जामिनेशन के प्रेशर में आप रिट्रीव कर पाएंगे। इंपॉर्टेंट तो ये ना कि आप आंसर कर पाएँ, इंपॉर्टेंट ये नहीं है घर से आप 10,000 प्रॉब्लम रट के चले गए और वहाँ आपको नहीं याद आई, आप घबराते भी हैं, आप स्ट्रेस भी होता है। एग्जामिनेशन एंड घर दोनों बहुत चीज़ें डिफरेंस है। कोचिंग, घर एंड एग्जामिनेशन बहुत फ़र्क एनवायरनमेंट होती है, क्योंकि एक्चुअल एंट्रेंस के टाइम आपको एक डर लगा रहता है कि यदि आप क्वेश्चन नहीं कर पाए तो आप सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। वो डर आपके घर पे आपके साथ नहीं होता, वो घर आपके साथ कोचिंग में नहीं होता। यूर वेरी रिलैक्स। तो इसलिए हम अपनी टेस्ट सीरीज में भी वो स्ट्रेस सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि वो आपको स्ट्रेस होना चाहिए, क्योंकि हम आपका रिजल्ट पब्लिश करते हैं आपके लिए ऑल इंडिया के रिलेशन में, कि आपको पता रहे। वो डर लगना उस स्टेज पे जरूरी है, बट उस डर को जीतते हुए यदि आप अच्छा परफॉर्म करते हैं देन ऑब्वियसली यू आर ए विनर एंड नोबडी कैन डिफीट यू, और वही आपको बनना भी है, सॉलिड शेल। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्ट। इन्हें भी हम कई तरीके से कर सकते हैं। दिस टाइप ऑफ एग्जाम्पल्स कैन ऑल्सो बी डन इन मेनी वेज, बट सबसे पहले करते हैं सबसे साधारण तरीके से, जैसे हमेशा से करा जाता रहा है ऐसे क्वेश्चंस को। ओके, अब किस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस करते रहते हैं। A can do a piece of work in, A can do a work in n days and B can do the same work in. So something is missing here. A can do a work in 10 days. यहाँ पे 10 days का डाटा था निमसेट में, 10 days. A can do a piece of work in 10 days. B can do the same work in 20 days. After working for 4 days, B left the job. After working for 4 days, B left the job and C started working at the place of B. The remaining work was done by both A and C in 2 days. In how many days C alone can do the work? बहुत अच्छी प्रॉब्लम है। आप सब लोग जानते हैं कि यदि A एक काम को करने में 4 दिन लेता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 1/4। सिंपल सा लॉजिक है। यदि मैं एक टॉपिक को पढ़ने में 4 दिन लेता हूँ और मैं खाली वही टॉपिक पढ़ रहा हूँ 4 दिन तक, तो एक दिन में मैं कितना टॉपिक पढ़ पाऊंगा? 1/4 ऑफ दैट पर्टिकुलर मटेरियल, और 1/4 ऑफ दैट पर्टिकुलर बुक, और 1/4 ऑफ दैट लेक्चर। तो इसका मतलब यदि ए को एक काम को करने में n दिन लगते हैं तो एक दिन में वो कितना काम करता है? 1/n। सिंपल सा लॉजिक है, ओके, कोई रटने वाली चीज ही नहीं है। इसे भी हम बुक्स में देखते हैं शॉर्टकट की तरह दे देते हैं। इट इज नॉट ए शॉर्टकट, इट इज जस्ट ए कॉमन सेंस। ओके, तो यहाँ पे ए को 10 दिन लगते हैं, तो ए इज 1 डे वर्क। तो हमने देखा ए इज 1 डे वर्क इज 1/10, और बी उसी काम को कर सकता है। तो सिमिलरली B's 1 day work is 1/20. They are working together. जब वो एक साथ काम कर रहे हैं तो दोनों का मिलके इफेक्ट आएगा ना। So A plus B's 1 day work is equal to 1/10 plus 1/20. कितना हो जाएगा? That is 3/20. तो 20 पार्ट्स वर्क में से 3 पार्ट वो कंप्लीट कर लेंगे दोनों मिलके एक दिन में। बट एग्जामिनर कह रहा है कि इन्होंने कितने दिन काम करा? 4 दिन तक इन दोनों ने एक साथ काम करा। तो A plus B 4 days वर्क इज 12/20। 4 3 12, 4 5 20। So 3/5 part of the work is being done. Okay, so 4 days work हो गया, that is
3/5, 12/20, 3/20 को आपने 4 से मल्टीप्लाई करा, 12/20 3/5, तो वर्क रिमेनिंग कितना हो गया? सो वर्क रिमेनिंग इज, इतना लिखने में टाइम लगता है आपको, एग्जाम में इतना टाइम नहीं लगेगा। 5 में से 3 पार्ट हो गए तो बच कितने गए? 2 पार्ट बच गए। वर्क रिमेनिंग इज 2/5। कुछ लोग इसे 1 - 3/5 लिखते हैं, फिर कैलकुलेट करते हैं। नो नीड, 5 में से 3 पार्ट कंप्लीट हो गए, यू नीड टू डू 2 पार्ट्स। बट अब वो कह रहा है कौन कौन करेंगे? बाई B left the job, start and C started working at the place of B. The remaining work was done by both A and C in 2 days. So to be done by A and C. तो ये 2/5 वर्क बचा है, वो A and C ने मिलके करना है। A का रेट तो मुझे पता है, बट C का मुझे रेट नहीं पता, तो मैं इसे ऐसे लिख लूं। सो लेट्स सपोज, अब वो कह रहा है A और C ने ये बचा हुआ काम करना है 2 डेज में, गिवन है 2 डेज में, बट this is to be done by A and C in 2 days. मैं पूरा ही लिख देता हूं ना, पहले मैं सोच रहा था दूसरी तरह से ऐसे कर लेते हैं, बट हम यही लिख लेते हैं A and C in 2 days. But A and C's 2 days work टू इंटू A एक दिन में जितना करता है और C एक दिन में जितना करता है, ठीक हो गया। तो ये भी A and C का 2 डेज वर्क है और ये भी A and C का 2 डेज वर्क है, तो दोनों बराबर करने चाहिए। You should equate these two and solve it for C and you get your answer. Got it? मैं कर देता हूँ कैलकुलेशंस, I'll do those calculations for you. आप भी इन द मीन टाइम करिए, खाली बैठ के वेट मत करिए, you just try to do this. तो हमने इसे इक्वेट कर दिया। 2 दिन का काम 2/5 होना चाहिए, बट 2 दिन में वो करते हैं 2 × 1/10 + 1/C। सो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपने एलसीएम ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए इन्हें, तो आपका आ गया 5 × 10 + C इज इक्वल टू 5 × 10 + C इज 10C। और आप सॉल्व कर लीजिए, 50 + 5C इज इक्वल टू 10C। It means C is equal to 10. So C is taking how many days? 10 days. और यदि आप ढंग से देखेंगे तो C को भी उतना ही टाइम लगा जितना A को लगा। A भी 10 दिन ले रहा था, C भी 10 दिन ले रहा है, तो C is as efficient as A. एक और मेथड से मैं आपको करके दिखाता हूं, जिस मेथड से नॉर्मली मैं करता हूं इसे, ओके। मतलब इट इज अनदर अप्रोच, अप्रोचेस आर ऑलवेज यूजफुल, जितने भी अप्रोचेस आपको आती हैं दोज आर यूजफुल। ओके, लेट मी हैव दिस पेन नाउ। अब इसको हम दूसरी तरीके से करते हैं। आप ये मान लीजिए कि A ने इसे करा है 10 दिन में और B ने करा है इस 20 दिन में, तो आप इन दोनों को मान लीजिए और आप ऐसे मानिए कि आपका वर्क है टोटल 20 यूनिट का, ये आपका टोटल वर्क। ये A लेता है 10 दिन और B लेता है 20 दिन, तो मैंने 10 का और 20 का एलसीएम ले लिया। A को लगते हैं 10 दिन, B को लगते हैं 20 दिन, तो मैंने A और B का एलसीएम ले लिया। एलसीएम आप सबको पता ही है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एंड आई होप यू नो हाउ टू फाइंड एलसीएम। बट यदि नहीं आता तो मैं कहाँ लिखूँ, मैं लिख के आपको बता देता हूँ। तो हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर्स में रिजॉल्व करते हैं। 10 को हम लिख लेते हैं 2 × 5 और 20 को भी प्राइम फैक्टर में रिजल्ट कर लेते हैं 2² × 5, और जो हाईएस्ट पावर होती है वो दोनों की उठा लेते हैं, तो एलसीएम हो जाता है 2² × 5 दैट इज 20, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये यहाँ पे एक्स्ट्रा है, दिस इज एक्स्ट्रा, यू नो, although it is not needed, I expect that everybody knows about this. You know how to find highest common factor and least common multiple, but just for the sake of revision. जैसे अब गूगल पे है ना, गूगल पे आपने कोई स्ट्रिंग डाली को सर्च करना है, सारी चीजें साथ साथ आ जाती हैं, तो सेम शुड बी द अप्रोच ऑफ लर्निंग। व्हेन यू आर डूइंग सम प्रॉब्लम, एनी कॉन्सेप्ट कम्स, यू शुड रिवाइज इट, ओके। तो वो स्ट्रेंथन करेगा आपके कॉन्सेप्ट्स को। तो अब इसके बाद हमने कर दिया, यहाँ पे हमने लिख लिया, ये तो हो गया टोटल वर्क, ये वर्क टोटल हो गया, और यहां हमने लिख दिया 1 डे वर्क। 1 डे वर्क किस किस का, ए का और बी का। अब बहुत ऑब्वियसली दिखाई दे रहा है, ए यदि 10 दिन में 20 यूनिट वर्क करता है, 20 यूनिट, ये 20 यूनिट मान रहे हैं, ए 10 दिन में करता है, तो ए एक दिन में करता है 2 यूनिट, और बी एक दिन में करता है 1 यूनिट, ठीक है ना। ये 1 डे वर्क हमने निकाल लिया। यहाँ ए का टोटल टाइम टेकन है 10 दिन, ए ने लिए, बी ने 20 दिन लिए, दोनों का एलसीएम मैंने ले लिया, 20 यूनिट मैंने वर्क मान लिया।
अब ए यदि 10 दिन में 20 यूनिट करता है तो एक दिन में 2 यूनिट करता है, और बी यदि 20 दिन में 20 यूनिट करता है तो बी एक दिन में 1 यूनिट करता है। अब ए और बी ने मिलकर 4 दिन काम करा, तो ए और बी का 4 दिन का वर्क कितना हो गया, ए प्लस 20। अब देखें, सोचेंगे ना जब डायरेक्टली, तो आपको बहुत जल्दी ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। 4 डेज वर्क कितना हो जाएगा, ए ने एक दिन में करे 2 यूनिट, 4 दिन में करे 8 यूनिट, और बी ने 4 दिन में यूनिट करे 4 यूनिट, तो 8 और 4 12 यूनिट हो गए। देख लीजिए दोबारा से। तो व्हाट आई एम सेइंग, ए ने एक दिन में 2 यूनिट करे, 4 दिन में 8 यूनिट, बी ने एक दिन में 1 यूनिट करा, 4 दिन में 4 यूनिट, तो इसने करे 8 यूनिट, बी ने करे 4 यूनिट, तो टोटल मिलके हो गए 12 यूनिट। तो 12 यूनिट का काम खत्म हो गया और वर्क रिमेनिंग कितना रह गया, 8 यूनिट। वर्क रिमेनिंग 8 यूनिट, और ये 8 यूनिट वर्क किस किसने करना है, ए और सी ने। कितने दिन में, 2 दिन में गिवन है, बट 2 दिन में ए कितना करेगा, 4 यूनिट। एक दिन में करता है 2 यूनिट, तो ए 2 दिन में करेगा 4 यूनिट, और टोटल है 8 यूनिट, तो इसका मतलब सी भी 2 दिन में कितना करेगा, 4 यूनिट। इसका मतलब सी उतना ही काम कर रहा है जितना ए कर रहा है। इट मीन सी की एफिशिएंसी ए के बराबर है। इसका मतलब जितना टाइम ए को लगता है उतना टाइम सी को लगेगा, और ए को 10 दिन, सी को भी लगेंगे 10 दिन। तो ये डायरेक्ट मेथड है। तो हम दोनों ही मेथड टीच करते हैं अपने स्टूडेंट्स को, लाइक दिस इज द क्लासिकल वन, द रेगुलर वन, एंड दिस इज द स्मार्ट वन, कि आप डायरेक्टली प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादातर प्रॉब्लम्स इन लॉजिक से सॉल्व हो जाएगी। ऑलवेज टेक द एलसीएम एज योर फिगर, जिससे डिवीजन कम करनी पड़े। ओके, सो दैट वाज 25th प्रॉब्लम ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्ट। सम मोर पार्ट्स आर रिमेनिंग टू कंप्लीट दिस सीरीज ऑफ 8 पार्ट्स। और जैसे कि पहले भी बताया गया आपको, और पार्ट्स में आपको यदि ये लेक्चर स्क्रिप्ट चाहिए विद क्वेश्चंस एंड ऑल दी सॉल्यूशंस इन प्रिंटेड फॉर्म इन पीडीएफ फॉर्मेट, तब आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, एक लिंक है, उस लिंक पे आप रिक्वेस्ट भेजिए अपनी, और आपको ये पीडीएफ भेज दिया जाएगा। आप यदि चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको अदरवाइज इंटीमेशंस भी सारी पहुंचती रहेंगी कि कौन सी वीडियो, कौन सा लेक्चर अपलोड हुआ है, और बहुत सारे लेक्चर्स, बहुत सारे स्पेशलाइज्ड टॉपिक्स अपलोड होते रहते हैं। सो इट्स एनफ फॉर टुडे, ऑल द बेस्ट, सी यू सून।